कहानी का आरंभ जया से होता है, जो एक क्लिनिक में बैठी है। दरअसल जया आईवीएफ तकनीक के माध्यम से मां बनने का सपना संजोए हुए है। डॉक्टर उसे समझाती हैं कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसे अपने पति को साथ लाना होगा। इस पर जया बात टालते हुए कहती है कि वह अपने पति को सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए आईवीएफ की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वह खुद ही उनका सैंपल लेकर आएगी। डॉक्टर बताती हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर जया गहरी सोच और चिंता में डूब जाती है। इसके बाद हम जया की मां रेखा को देखते हैं। रेखा एक शराब की दुकान में काम करती है। दिन भर की थकान और आज का सारा हिसाब किताब खत्म करने के बाद वह दुकान से वाइन की 2 बोतलें उठाती है और खामोशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर जया की छोटी बहन सुषमा अपनी एक अलग ही दुनिया में व्यस्त है। वह सोशल मीडिया के लिए अपने जीजाजी यानी जया के पति मानस के साथ वीडियो शूट कर रही है। वीडियो में सुषमा का अपने जीजा के साथ कुछ ज्यादा ही खुलकर बात करना और फ्लर्ट करना दर्शकों को खटकता है, जिसके चलते उसे भद्दे और नकारात्मक कमेंट्स मिलने लगते हैं। इन कमेंट्स को पढ़कर सुषमा बुरी तरह भड़क जाती है। वैसे भी सुषमा का मिजाज काफी तीखा है, खासकर तब जब कोई उससे उसके पिता के बारे में सवाल कर ले। पिता के जिक्र मात्र से ही वह आग बबूला हो जाती है। इधर जया की असल जिंदगी और उसके ससुराल का माहौल उसके मां बनने के सपनों से बिल्कुल उलट और घुटन भरा है। उसके ससुराल में उसका ससुर, 3 देवर और पति मानस रहते हैं। इन 5 मर्दों का ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी अकेले जया के कंधों पर है। रात के सन्नाटे में जब जया ने मानस और अपनी बहन सुषमा का वह वीडियो देखा तो उसके दिल को गहरी ठेस लगी, लेकिन उसने अपना दर्द होठों पर ही दबा लिया और मानस से एक शब्द भी नहीं कहा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी मां रेखा थी, जो फूट फूट कर रो रही थी। रोते हुए रेखा ने जया से कहा कि वह सुषमा को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले। इन बातों के बीच यह भी साफ झलक जाता है कि जया और सुषमा के रिश्ते बेहद तल्ख हैं और दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। खैर, जब तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पर जुड़ती हैं तो रेखा एक ऐसी खबर सुनाती है जो सन्न कर देने वाली थी। वह रोते हुए बताती है कि गुप्ता जी का निधन हो गया है। यह सुनकर जया उलझन में पड़ जाती है और पूछती है कि अगर पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी की मौत हो गई है तो मां इतना क्यों रो रही है। तब रेखा रुंधे गले से वह सच उगलती है कि गुप्ता जी की मौत हमारे घर के अंदर हुई है। यह सुनते ही दोनों बहनें अवाक रह जाती हैं। इस झटके के बाद अगले ही दिन जया और सुषमा अपनी मां के घर पहुंचती हैं। यहीं से रेखा के अतीत के पन्ने खुलते हैं और कहानी 22 साल पीछे चली जाती है। जब रेखा नई नवेली दुल्हन बनकर इस आदर्श कॉलोनी में आई थी तब उसका रहन सहन और तौर तरीके उस दौर के हिसाब से काफी ज्यादा मॉडर्न थे। उसके स्लीवलेस ब्लाउज और बेबाक अंदाज ने पूरी कॉलोनी का ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। लोग उसे बुरी नजर वाली औरत मानकर बदनाम करने लगे थे। रेखा के पति का नाम सुकुमार था, जो रेलवे में नौकरी करते थे। मजे की बात यह थी कि रेखा के घर के ठीक सामने ही गुप्ता जी का मकान था। रेखा अक्सर अपनी अदाओं से गुप्ता जी को लुभाने की कोशिश किया करती थी। वह जानबूझकर अपनी बालकनी में बैठकर अपने पति सुकुमार की मालिश करती ताकि आस पड़ोस के लोग और खास तौर पर गुप्ता जी उसे ही देखते रहें। इस आग में घी का काम तब हुआ जब शादी के महज 7 महीने बाद ही रेखा ने जया को जन्म दे दिया। यह बात पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल गई कि रेखा शादी से पहले ही गर्भवती थी। इस घटना ने उसकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। मोहल्ले की औरतें उससे इतनी चिढ़ने लगी थीं कि वे अपने घर के मर्दों को रेखा के साये से भी दूर रहने की ताकीद करती थीं। हालांकि रेखा का पूरा ध्यान गुप्ता जी को रिझाने पर ही लगा रहता था, लेकिन उस वक्त गुप्ता जी उसकी इन हरकतों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। एक दिन रेखा के परिवार पर एक भयानक हादसा टूट पड़ता है। सुकुमार को बिजली का जोरदार करंट लग जाता है। उसे तड़पता देख उसकी मां उसे बचाने के लिए दौड़ती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन करंट इतना तेज था कि दोनों वहीं चिपक जाते हैं और मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। सुकुमार के गुजर जाने के बाद रेखा एक बार फिर गुप्ता जी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन गुप्ता जी उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन आदर्श कॉलोनी में रेखा को लेकर खौफनाक अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। मोहल्ले के लोगों ने उसे एक डायन का दर्जा दे दिया था, जिसके बारे में मशहूर था कि वह किसी को भी अपने वश में कर सकती है। कुछ का तो यहाँ तक कहना था कि रेखा कई गलत कामों में शामिल है और उसने अपने बगीचे में जो सुंदर फूल लगा रखे हैं उनके नीचे उसने न जाने कितने लोगों की लाशें दफनाई हुई हैं। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। अगले दिन जया और सुषमा अपनी मां के घर पहुंचती हैं। उनके सामने गुप्ता जी की बेजान लाश पड़ी थी और तीनों इसी उधेड़बुन में थीं कि अब इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। जया और सुषमा अपनी मां से पूछती हैं कि आखिर गुप्ता जी इतनी रात गए उनके घर आए ही क्यों थे। तब रेखा बीती रात का वह खौफनाक सच बताती है। उसने कहा कि कल रात गुप्ता जी अचानक दरवाजे पर आए। मुझे लगा कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, शायद उसी सिलसिले में कोई मदद या सामान मांगने आए होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उनकी नीयत कुछ और ही थी।
रेखा ने बताया कि गुप्ता जी ने उसे पकड़ने की कोशिश की और वह खुद को बचाते हुए अंदर भागी। गुप्ता जी उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। खुद की आबरू बचाने की इस जद्दोजहद में रेखा ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। गुप्ता जी जमीन पर गिरे और उसी पल उनकी मौत हो गई। पूरी बात सुनने के बाद जया ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि अगर रेखा ने यह सब कुछ अपने बचाव में किया है तो उसे जेल नहीं होगी, इसलिए उन्हें पुलिस के पास जाकर सब सच बता देना चाहिए। लेकिन रेखा इस बात से साफ इनकार कर देती है। उसका कहना था कि कॉलोनी में उसकी जो बदनाम छवि है उसे देखते हुए पुलिस उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। सुषमा भी अपनी मां की बात से सहमति जताते हुए कहती है कि पुलिस उनकी इस कहानी को नहीं मानेगी, इसलिए उन्हें खुद ही कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। तभी रेखा एक खतरनाक सुझाव देती है। वह कहती है कि कल वे लोग मिलकर गुप्ता जी की लाश को नहर में फेंक आएंगे। लेकिन सुषमा को इसमें भी खतरा नजर आता है। वह कहती है कि गुप्ता जी की पत्नी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी और इससे बात बिगड़ सकती है। दृश्य बदलता है और हम गुप्ता जी की पत्नी को देखते हैं। सुबह सुबह वह अपने पति को घर में ढूंढ रही है। जब वह नहीं मिलते तो वह अनजाने में यही सोचती है कि शायद वह रोज की तरह जॉगिंग पर गए होंगे। इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, वह वापस अपने घर के रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। हमें पता चलता है कि गुप्ता जी की एक बेटी गोल्डी है और एक बेटा है। गोल्डी की शादी तय हो चुकी है और पूरा घर उसी की तैयारियों में व्यस्त है। इस बीच गुप्ता जी की पत्नी बार बार अपने पति को फोन मिला रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हारकर वह एक ऑडियो मैसेज भेजती है। मैसेज में वह कहती है कि वह जानती है कि कल रात उन दोनों के बीच हुए भारी झगड़े की वजह से गुप्ता जी नाराज होकर चले गए हैं, लेकिन वह उन्हें चेतावनी देते हुए कहती है कि वे जहां भी हों तुरंत लौट आएं, क्योंकि आज उनके बेटे के ससुराल वाले आने वाले हैं और शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। अगले ही दिन कहानी में महेश्वरी की एंट्री होती है, जो गुप्ता जी की पत्नी का भाई है। दिलचस्प बात यह है कि महेश्वरी और जया स्कूल में एक ही क्लास में थे। महेश्वरी मन ही मन जया को पसंद करता है, लेकिन जया के लिए वह हमेशा से सिर्फ एक दोस्त ही रहा है। परेशानी की बात यह है कि महेश्वरी अब पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन चुका है। पुलिस की वर्दी में उसे देखते ही जया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं महेश्वरी को गुप्ता जी के गायब होने का असली सच पता न चल जाए। उसी रात गुप्ता परिवार ने घर में एक जगराते का आयोजन किया है, जिसमें पूरी कॉलोनी के लोग व्यस्त हैं। मौके का फायदा उठाकर रेखा के घर में तीनों औरतें लाश को ठिकाने लगाने की योजना बना रही हैं। इस बीच गुप्ता जी की पत्नी लगातार उनके फोन पर मैसेज और कॉल किए जा रही है। चूंकि फोन सुषमा और जया के पास है, वे सारे मैसेज पढ़ रही हैं। दूसरी तरफ गुप्ता जी की पत्नी को जब अपने मैसेज पर सीन टिक दिखता है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि गुप्ता जी जानबूझकर उसके मैसेज पढ़ रहे हैं और उसे इग्नोर कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जैसे ही रेखा, जया और सुषमा गुप्ता जी के शरीर को ठिकाने लगाने के लिए पैक करने लगती हैं, तभी एक ऐसा वाकया होता है जिससे तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अचानक गुप्ता जी जोर से छींकते हैं। यह देखकर तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि जिसे वे मरा हुआ समझ रही थीं, वह गुप्ता जी दरअसल जिंदा हैं। अब उनकी परेशानी और खौफ पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसी अफरा तफरी में सुषमा गुप्ता जी का फोन खंगालती है और एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। फोन के मैसेज से पता चलता है कि गुप्ता जी खुद रेखा के घर नहीं आए थे, बल्कि रेखा ने ही मैसेज करके उन्हें रात को अपने घर बुलाया था। यह देखते ही जया का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अपनी मां से सवाल करती है कि आखिर उसने रात के अंधेरे में गुप्ता जी को घर क्यों बुलाया था। इस पर रेखा एक बेहद बेतुका बहाना बनाती है। वह कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैंने गुप्ता को ताश खेलने के लिए बुला लिया था। जाहिर है जया को उसकी इस मनगढ़ंत कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। इसी बहस और ड्रामे के बीच कहानी का एक और बहुत बड़ा राज खुलता है कि सुषमा सुकुमार की बेटी नहीं है। सुकुमार की मौत के कई सालों बाद रेखा ने सुषमा को जन्म दिया था, जो इस बात का सबूत था कि रेखा की जिंदगी में सुकुमार के बाद भी कई गहरे राज दबे हुए हैं। जब जया ने अपनी मां पर दबाव डाला और कड़े शब्दों में पूछा कि आखिर उसने गुप्ता जी को घर क्यों बुलाया था, तो रेखा को आखिरकार टूटकर असली सच उगलना ही पड़ा। रेखा ने बताया कि उसने वाइन शॉप के गल्ले से करीब 4-5 लाख रुपए का गबन किया है। मुसीबत यह थी कि गुप्ता जी उसी वाइन शॉप के मालिक के अकाउंटेंट थे और उन्हें रेखा की इस चोरी की भनक लग गई थी। गुप्ता जी ने रेखा को धमकी दी थी कि वह जल्द ही मालिक के सामने उसका भांडा फोड़ देंगे। रेखा ने आगे बताया कि कहीं से उसके पास 2 दिन में पैसे आने वाले थे। वह बस इतना चाहती थी कि गुप्ता जी 2 दिन तक अपना मुंह बंद रखें। इसी मिन्नत और सौदेबाजी के लिए उसने गुप्ता जी को 3 पत्ती खेलने के बहाने अपने घर बुलाया था। लेकिन घर आते ही गुप्ता जी की नीयत बिगड़ गई और उन्होंने रेखा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में रेखा ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे गुप्ता जी की यह हालत हो गई। रेखा ने जया को समझाया कि उसे हर हाल में गुप्ता जी को अगले 2 दिन तक यहीं छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर वे बाहर गए तो वाइन शॉप के मालिक को सब सच पता चल जाएगा और रेखा जेल चली जाएगी। यह सब सुनकर जया गुस्से से लाल हो गई। वह अपनी मां के इस दलदल और अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी।
उसने तुरंत अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी रेखा ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। उसने जया की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि तुझे भी तो 4-5 लाख रुपए की जरूरत है ना। रेखा ने लालच दिया कि जैसे ही उसके पास पैसे आएंगे वह जया की जरूरत पूरी कर देगी। आईवीएफ के लिए पैसों की अपनी मजबूरी के आगे जया का जमीर हार गया और वह वहीं रुकने के लिए राजी हो गई। खतरा यह था कि गुप्ता जी अब जिंदा थे, इसलिए उन्हें लगातार बेहोश रखने के लिए तीनों ने मिलकर उन्हें भारी मात्रा में कॉफ सिरप पिला दिया ताकि वह बिना आवाज किए सोते रहें। अगली सुबह जब गुप्ता जी की बेटी गोल्डी सुषमा से बात कर रही होती है तो यह देखकर गुप्ता जी की पत्नी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गोल्डी को सुषमा से बात करने के लिए जमकर डांटती है। दरअसल गुप्ता जी की पत्नी के मन में यह अंधविश्वास घर कर गया है कि रेखा जादू टोना करती है। उसे पूरा यकीन है कि गोल्डी की शादी में रुकावट डालने के लिए रेखा ने ही गुप्ता जी पर कोई काला जादू कर दिया है, जिसके असर से वे रूठ कर कहीं चले गए हैं। अपने इसी शक को पुख्ता करने और इसका तोड़ निकालने के लिए वह एक तांत्रिक बाबा की शरण में पहुंच जाती है। दरअसल सुषमा पर सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर होने की धुन सवार थी। जब उसके आम वीडियोस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था तो वायरल होने की हसरत में उसने सारी हदें पार कर दी। उसने एक लड़की के साथ 5 मिनट तक किस करते हुए अपना एक वीडियो अपलोड कर दिया। उसका यह पैंतरा काम तो कर गया और वीडियो जंगल की आग की तरह वायरल हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसकी भयंकर बदनामी भी हुई। मोहल्ले वालों ने इस हरकत पर जमकर बवाल काटा। उनका मानना था कि अगर सुषमा जैसी लड़की इस आदर्श कॉलोनी में रही तो उनके घर के लड़के बिगड़ जाएंगे। लोगों के भारी दबाव और ताने सुनकर मजबूरन रेखा को सुषमा को घर से निकालना पड़ा और उसने उसे जया के पास उसके ससुराल भेज दिया। लेकिन वहां जाकर भी सुषमा अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वह अपने जीजाजी मानस के साथ ही रील्स और वीडियो बनाने लगी जो जया को अंदर ही अंदर बुरी तरह खटकता था। इसी वजह से वह सुषमा से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी थी। वर्तमान में जया के फोन पर उसके ससुर का कॉल आता है। फोन उठते ही वे जया पर बरस पड़ते हैं कि आखिर वह बिना किसी को बताए घर से बाहर कदम कैसे रख सकती है। जया अभी इस डांट का कोई जवाब सोच ही रही थी कि अचानक गुप्ता जी की पत्नी धड़धड़ाते हुए उनके घर में घुस आती है। गुप्ता जी की पत्नी को पूरा यकीन था कि रेखा और उसकी बेटियों ने उनकी बेटी गोल्डी की शादी रोकने के लिए कोई काला जादू किया है। वह इसी जादू टोने का असर काटने के लिए घर में कुछ छिपाने आई थी। जया और रेखा किसी तरह उसे रोककर घर से बाहर निकालते हैं, लेकिन बाहर निकलते निकलते गुप्ता जी की पत्नी के होश उड़ जाते हैं। उसे उस घर के अंदर से एक जानी पहचानी महक आ रही थी। यह हूबहू वही खुशबू थी जिस तेल को गुप्ता जी अपने बालों में लगाते थे। यह सूंघते ही उसका शक पुख्ता हो जाता है कि गुप्ता जी जरूर इस घर में आए थे। अपने इसी शक को दूर करने के लिए गुप्ता जी की पत्नी अपने भाई महेश्वरी से कहती है कि वह जया के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का बहाना बनाकर उस घर के अंदर जाए और सुराग ढूंढे। महेश्वरी अपनी बहन के कहने पर जया के घर पहुंचता है, लेकिन जया बहुत चालाकी से उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। वह बहाना बनाती है कि उसे अपने पुराने स्कूल जाना है। महेश्वरी उसे अपने साथ स्कूल ले जाता है, जहां दोनों बचपन की पुरानी यादें ताजा करने लगते हैं। स्कूल से लौटने के बाद महेश्वरी जया को वापस घर छोड़ने आता है, लेकिन वहां पहले से ही एक नया बखेड़ा खड़ा था। जया का पति मानस वहां पहुंच चुका था। जब मानस अपनी पत्नी को महेश्वरी के साथ आते देखता है तो जलन और गुस्से से तिलमिला उठता है। घर के अंदर घुसते ही मानस जया पर सवालों की बौछार कर देता है और पूछता है कि आखिर वह अपने मायके में क्यों रुकी हुई है। स्थिति को बिगड़ता देख रेखा तुरंत बीच बचाव करती है। वह मानस से झूठ कहती है कि उसने ही जया को यहाँ रुकने के लिए कहा था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी और उसके पास अपना दर्द बांटने या बात करने के लिए कोई नहीं था। रेखा की भावुक बातें सुनकर मानस का दिल पिघल जाता है। जब रेखा कहती है कि वह आज रात मानस की पसंद का चिकन बनाएगी तो मानस तुरंत वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। लेकिन मानस के इस फैसले के पीछे केवल भावनाएं या चिकन का लालच नहीं था। उसके दिमाग में एक शातिर चाल चल रही थी। अकेला पाकर मानस अपने पिता को फोन मिलाता है और कहता है कि रेखा का यह घर बहुत कीमती और शानदार है। वह अपने पिता को यह लालच देता है कि अगर वे लोग चालाकी से इस घर को बिकवा दें तो उन्हें बहुत मोटा कमीशन मिलेगा। उसका प्लान यह था कि घर बेचने के बाद वे रेखा को किसी सस्ते से किराए के मकान में धकेल देंगे। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए मानस अपने पिता से कहता है कि वह कुछ दिन अपनी सास के घर ही रुकेगा। मानस के वहां रुक जाने से रेखा, जया और सुषमा की मुसीबतें आसमान छूने लगती हैं। सबसे बड़ा खतरा यह था कि गुप्ता जी को उन्होंने किचन में छुपा रखा था। अगर मानस गलती से भी किचन में चला गया और उसने गुप्ता जी को देख लिया तो सारा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए तीनों की सांसें अटकी रहती हैं और वे हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि मानस किचन के आसपास भी न फटके। इसी बीच हम देखते हैं कि रेखा छुपकर किसी से फोन पर बात कर रही है। वह फोन पर सामने वाले से कह रही थी कि 2 दिन बाद वह पैसे लेकर आ जाए। वह रहस्यमयी शख्स कौन था, यह अभी पर्दे के पीछे ही है। कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब गुप्ता जी की पत्नी के फोन पर एक अनजान मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि गुप्ता किडनैप हो चुका है। अगर अपने पति की सलामती चाहती हो तो 5 लाख रुपए लेकर बताई गई जगह पर आ जाना। जब गुप्ता जी की पत्नी घबराकर यह बात अपने भाई महेश्वरी को बताती है तो वह भी सन्न रह जाता है। अब तक उसे लग रहा था कि जीजा जी सिर्फ रूठ कर गए हैं, लेकिन अब मामला अपहरण और फिरौती तक पहुंच चुका था। इस गहमा गहमी के बीच कहानी
कहानी एक बार फिर रेखा के बीते हुए कल की झलक दिखाती है। सुकुमार की मौत के बाद पेट पालने के लिए रेखा ने कई तरह के व्यापार आजमाए थे। शुरुआत में उसने घर घर जाकर नाइटी बेचने का काम किया, फिर उसने एक साइबर कैफे खोल, लेकिन वहां वह ग्राहकों को चोरी छिपे गंदे वीडियो दिखाती थी। जब कॉलोनी वालों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने जमकर बवाल काटा और उसका कैफे हमेशा के लिए बंद करवा दिया। रात के गहरे सन्नाटे में महेश्वरी ने किडनैपर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक अचूक जाल बिछाया। वह उस सुनसान जगह पर जाकर छिप गया जहां किडनैपर ने पैसे मंगवाए थे। कुछ ही देर में गुप्ता जी की पत्नी और बेटी खौफ के साये में वहां पहुंचती हैं और कांपते हाथों से 5 लाख रुपए से भरा थैला तय की गई जगह पर रखकर चली जाती हैं। उधर दूसरी तरफ घर में एक अलग ही रहस्य पनप रहा था। रात के अंधेरे में रेखा दबे पांव बिना किसी को भनक लगे घर से बाहर निकलती है, लेकिन जया की नजर उस पर पड़ जाती है। शक के मारे जया चुपचाप अपनी माँ का पीछा करने लगती है। घर में हो रही इस हलचल को सुषमा भी भांप लेती है और वह भी बिना कोई आवाज किए जया और अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ती है। रेखा चलते चलते उसी वाइन शॉप के पास पहुंचती है जहां वह काम करती थी। इससे पहले कि रेखा कुछ समझ पाती, जया और सुषमा भी वहां पहुंच जाती हैं और उसे घेर लेती हैं। जया सीधे सवाल दागती है कि आखिर वह आधी रात को यहाँ क्या कर रही है। तभी वहां एक अनजान शख्स की एंट्री होती है। ये आदमी रेखा का प्रेमी था और सबसे बड़ा सच ये था कि यही सुषमा का असली पिता था। सुकुमार की मौत के बाद रेखा का इस आदमी के साथ अफेयर शुरू हुआ था। इस शख्स ने रेखा को यह कहानी सुना रखी थी कि वह एक अंडरकवर एजेंट है और हमेशा खुफिया मिशन पर रहता है। उसने रेखा को यकीन दिलाया था कि अब उसका मिशन खत्म हो चुका है और वे दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहकर अपना परिवार पूरा करेंगे। जया के दिमाग में शक की घंटी बजती है। वह तुरंत उस आदमी पर इल्जाम लगाती है कि कहीं इसी ने तो किडनैपर बनकर गुप्ता जी की पत्नी से पैसे नहीं मांगे। ये सुनते ही वह आदमी भड़क उठता है। जया जब पुलिस की धमकी देती है तो वह आदमी अजीब सी बातें करने लगता है। वह कहता है कि जया कभी जेल नहीं गई, इसलिए उसे जेल की खौफनाक असलियत का अंदाजा नहीं है। जया अभी उसकी बातों का मतलब समझ ही रही थी कि सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठता है। वह आदमी कोई अंडरकवर एजेंट नहीं बल्कि एक शातिर वांटेड मुजरिम था। पुलिस उसे हर जगह तलाश रही थी। वह रेखा से कोई प्यार नहीं करता था। वह सिर्फ रेखा को अपने जाल में फंसाकर उसके पैसे लूटकर भागने की फिराक में था। यह खौफनाक सच सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था वह एक फरेबी निकला। अब उस मुजरिम ने अपना असली रंग दिखाया और रेखा से उन पैसों की मांग की। जब रेखा ने पैसे देने से इनकार किया तो उस बेरहम बाप ने अपनी ही सगी बेटी सुषमा की गर्दन पर चाकू रख दिया। अपनी बेटी की जान खतरे में देख रेखा बेबस हो गई और उसने वो सारे पैसे जो उसने गल्ले से चुराए थे उस आदमी के हवाले कर दिए। पैसे मिलते ही वह धोखेबाज वहां से रफू चक्कर हो गया। रेखा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। वह जिस इंसान के साथ अपनी जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत करना चाहती थी उसी ने उसे बीच रास्ते में ठग लिया था। अपनी माँ को इस तरह टूटते देख जया के सब्र का बांध भी टूट गया। उसने गुस्से और दुख में रेखा को फटकारते हुए कहा कि आखिर आप ऐसे किसी भी ऐरे गहरे इंसान पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? आपने उस पर इतना अंधा विश्वास किया कि बिना उसकी असलियत जाने उसके साथ सुषमा को भी जन्म दे दिया। जया की कड़वी बातें सुनकर सुषमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तिलमिलाते हुए सीधे उस कमरे की ओर दौड़ पड़ती है जहां उन्होंने गुप्ता जी को बांध कर रखा था। सुषमा ठान लेती है कि अब चाहे जो अंजाम हो वह गुप्ता जी को आजाद कर देगी। जया उसे रोकने के लिए पीछे भागती है। इसी छीना झपटी के बीच गुप्ता जी को होश आ जाता है। होश में आते ही गुप्ता जी खूंखार हो उठते हैं और उन दोनों पर बुरी तरह हमला कर देते हैं। खुद को और अपनी बहन को बचाने की जद्दोजहद में जया पास ही रखा एक भारी नारियल उठाती है और पूरी ताकत से गुप्ता जी के सिर पर दे मारती है। जोरदार वार से गुप्ता जी धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं और एक बार फिर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यह सारा हंगामा और हाथापाई की आवाजें बाहर खड़े मानस के कानों तक पहुंच जाती हैं। उसे एक मर्द की आवाज साफ सुनाई देती है। वह बाहर से जया को आवाज लगाता है और उस पर एक बेहद शर्मनाक और नीच इल्जाम मढ़ते हुए कहता है कि मुझे अंदर से किसी मर्द की आवाज आ रही है। पक्का तू अंदर किसी गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है। अपने ही पति के मुंह से अपने चरित्र पर यह लांछन सुनकर जया के भीतर सालों से उबल रहा ज्वालामुखी आखिरकार फट पड़ता है। वह बाहर आती है और मानस को तुरंत वहां से दफा हो जाने के लिए कहती है। मानस इस बगावत को देखकर सन्न रह जाता है और अपनी मर्दानगी की अकड़ में धमकी देता है कि अब वह आइंदा जया को कभी अपने घर वापस नहीं ले जाएगा। इस पर जया एक ऐसी दहाड़ मारती है जिसने मानस के होश उड़ा दिए। वह कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ वापस आना भी नहीं है। तुम एक नंबर के घटिया, नीच और गिरे हुए इंसान हो। जया आज रुकने वाली नहीं थी। उसने मानस की सारी सच्चाई उधेड़ कर रख दी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमें आज तक बच्चा मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। कमी तुम में है। तुमने शराब पी पी कर अपना शरीर और अपनी सेहत पूरी तरह खोखली कर ली है। तुम इतने बेशर्म इंसान हो कि अपनी ही पत्नी के
सामने उसकी बहन पर बुरी नजर डालते हो और फ्लर्ट करते हो। तुमने मुझे कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं, बस घर की मुफ्त की नौकरानी बनाकर रखा है। जया रोते हुए वह सच भी उगल देती है जो उसने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। वह बताती है कि उसने मानस से कोई प्यार व्यार नहीं किया था, बल्कि समाज की झूठी इज्जत पाने के लिए यह समझौता किया था। दरअसल मानस जया की एक सहेली को देखने आया था, लेकिन उसकी नीयत जया पर डोल गई। जब यह बात फैली तो समाज ने सारा दोष जया पर मढ़ दिया। अपनी माँ की तरह बदनामी का दाग लगने के खौफ से जया ने इस रिश्ते के आगे घुटने टेक दिए और मानस से शादी कर ली। वह सिर्फ बदनामी से बचने के लिए उसे झेल रही थी, लेकिन आज जया को समझ आ गया था कि इस घुटन भरे रिश्ते में रहकर वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ मानस को घर से धक्के मारकर निकाल दिया और ऐलान कर दिया कि वह बहुत जल्द उसे तलाक के कागजात भेज देगी। भारी बेइज्जती के बाद मानस चुपचाप वहां से खिसक लेता है। मानस के जाने के बाद सुषमा रोते हुए जया के पास आती है। वह जया के गले लगकर सफाई देती है कि उसके और जीजाजी के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं था। उसने कबूल किया कि वह बस सोशल मीडिया पर वायरल होने और व्यूज पाने की अंधी दौड़ में अंधी हो गई थी और इसीलिए वह मानस के साथ ऐसे भद्दे वीडियो बना रही थी। उसके दिल में मानस के लिए रत्ती भर भी कोई जज्बात नहीं है। अगली सुबह जब रेखा की आंख खुलती है तो वह देखती है कि गुप्ता जी उनके घर से रफू चक्कर हो चुके हैं। उधर अपने घर में गुप्ता जी को इस बदहवास हालत में देखकर उनकी पत्नी सन्न रह जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे गुप्ता जी गहरे सदमे में हों। तभी उनके बेटे का ध्यान उस कपड़े पर जाता है जिससे गुप्ता जी का मुंह बंधा हुआ था। वह कुछ और नहीं बल्कि रेखा का ब्लाउज था। यह देखते ही गुप्ता जी की पत्नी का शक यकीन में बदल जाता है कि रेखा ने ही उसके पति का अपहरण किया था। इधर रेखा, जया और सुषमा खौफ के साये में अपना सामान बांध रही थी। उन्हें पता था कि जैसे ही गुप्ता जी वाइन शॉप के मालिक को पैसों की बात बताएंगे, पुलिस किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार करने आ सकती है। भागने की इस जल्दबाजी के बीच रेखा का फोन बजता है। दूसरी तरफ गुप्ता जी थे। वह एक नीच चाल चलते हुए रेखा को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम वाइन शॉप के मालिक और पुलिस से बचना चाहती हो तो चुपचाप अपना घर मेरे नाम कर दो। इस मोड़ पर आकर कहानी का सबसे बड़ा और घिनौना सच बेनकाब होता है। असल में गुप्ता जी की गिद्ध जैसी नजर सालों से रेखा के इस आलीशान घर पर थी। कॉलोनी में रेखा को लेकर जितनी भी अफवाहें थीं, वे सब गुप्ता जी की ही फैलाई हुई थीं। जब रेखा ने पेट पालने के लिए एक मामूली साइबर कैफे खोला था तो गुप्ता जी ने ही यह झूठी खबर उड़ाई थी कि वहां गलत काम होते हैं, जिससे लोगों ने कैफे बंद करवा दिया था। रेखा ने कभी भी गुप्ता जी को रिझाने की कोशिश नहीं की थी। ये सारे किस्से गुप्ता जी के खुराफाती दिमाग की उपज थे। उनका इकलौता मकसद रेखा को इतना बदनाम और लाचार कर देना था कि वह तंग आकर इस घर को छोड़ दे और गुप्ता जी इस पर कब्जा कर लें। यह कड़वा सच जानकर रेखा तनाव में आ जाती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मानती। वह अपनी बेटियों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, मुझे जेल भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं यह घर उस लालची गुप्ता को कभी नहीं दूंगी। ये मेरा और मेरी बेटियों का घर है। रेखा की यह हिम्मत देखकर जया के दिमाग में एक जबरदस्त मास्टर प्लान आता है। इत्तेफाक से उस दिन गुप्ता जी का पूरा परिवार एक फंक्शन के लिए बाहर गया हुआ था। मौके का फायदा उठाकर वे तीनों तैयार होती हैं और गुप्ता जी को अपने घर बुलाती हैं। गुप्ता जी की ठरक का फायदा उठाते हुए वे उनके साथ फ्लर्ट करती हैं। गुप्ता जी डांस देखने की फरमाइश करते हैं तो वे तीनों डांस भी करती हैं और गुप्ता जी की मालिश भी करती हैं। लेकिन गुप्ता जी इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि कमरे में एक खुफिया कैमरा लगा हुआ है। जया तुरंत वह वीडियो रिकॉर्ड करके महेश्वरी और गुप्ता जी की पत्नी को भेज देती है। वीडियो देखते ही गुप्ता जी की पत्नी आग बबूला होकर वहां पहुंचती है। अपने पति को इस शर्मनाक हालत में देखकर वह समझ जाती है कि उसका पति दूध का धुला नहीं है। तब रेखा उसे उस रात का पूरा सच बताती है कि कैसे गुप्ता जी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और बचाव में उसे धक्का देना पड़ा था। जब तीनों औरतें गुप्ता जी को धमकी देती हैं कि अगर उसने वाइन शॉप वाले को कुछ बताया तो वे ये वीडियो वायरल कर देंगी, तब गुप्ता जी पूरी बेशर्मी से हंसते हुए कहता है कि कर दो वायरल, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समाज में जब भी कुछ गलत होता है, बदनामी हमेशा औरत की ही होती है, मर्द का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन इस बार गुप्ता जी का यह पैंतरा काम नहीं आया। उनकी यह बात सुनकर रेखा, जया और सुषमा जोर जोर से हंसने लगती हैं। अब उन्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि यह दोमुहा समाज उनके बारे में क्या सोचता है। गुप्ता जी की पत्नी भी अब अपने पति की असलियत जान चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी की शादी टूटने के डर से वह चुपचाप गुप्ता जी को अपने साथ वहां से ले जाती है। आखिर में कहानी एक झकझोर देने वाले और मजेदार ट्विस्ट के साथ खत्म होती है। क्या आपको याद है कि किडनैपर बनकर 5 लाख रुपए किसने लिए थे? वह कोई और नहीं बल्कि गुप्ता जी की अपनी बेटी गोल्डी थी। दरअसल गोल्डी यह शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसे अपना करियर बनाना था और एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था, जिसके लिए उसे 5 लाख रुपयों की सख्त जरूरत थी। जब उसके पिता गायब हुए तो उसने मौके पर चौका मारा, किडनैपर बनकर अपने ही परिवार से पैसे ऐंठे और उसी पैसों से कॉन्टेस्ट में जाकर जीत भी हासिल की। यह शानदार और मजेदार सच सुनकर रेखा, जया और सुषमा की हंसी रोके नहीं रुकती। अब वे तीनों समाज की परवाह, पाबंदियों और डर से पूरी तरह आजाद होकर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने लगती हैं। दोस्तों, सच सच बताना, क्या कहानी देखते समय किसी ने भी अंदाजा लगाया था कि असली किडनैपर गुप्ता जी की बेटी गोल्डी निकलेगी? आपको क्या लग रहा था कि किडनैपर कौन है? कमेंट्स में अपना गेस जरूर बताना और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।